चलिए आज बात करते हैं अंग्रेजी साहित्य की एक बहुत ही खास कविता के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रीपर। ये एक ऐसी कविता है जो दिखने में बहुत सरल लगती है, लेकिन अपने अंदर एक गहरा और रहस्यमयी जादू छिपाए हुए है। आज हम इसी जादू की परतों को एक एक करके खोलेंगे। कविता की पहली ही पंक्तियां हमें सीधा स्कॉटलैंड की खूबसूरत वादियों में ले जाती हैं। जरा सोच कर देखिए उस नज़ारे को। चारों तरफ पहाड़ हैं, एक खेत है और वहाँ एक अकेली लड़की फसल काट रही है और साथ में कुछ गुनगुना भी रही है। ये तस्वीर एक पल में ही एक शांत और बहुत ही गहरा माहौल बना देती है। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम उस लड़की से पहली मुलाकात के उस सीन को समझेंगे। फिर उसके गीत में जो एक रहस्यमयी खिंचाव था उसे जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे वो संगीत हमेशा के लिए दिल में उतर गया। और आखिर में हम इस कविता की बनावट और इसकी गहरी छाप पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कविता का माहौल कैसा है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। आखिर वो कौन थी और वहाँ का मंजर कैसा था। देखिए, इस पूरी कविता का जो केंद्र है वो यही एक तस्वीर है। एक अकेली लड़की जिसके लिए उसका काम और उसका गाना दोनों जैसे एक ही चीज बन गए हैं। यहाँ अकेले होने का मतलब उदासी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक तरह की आत्मनिर्भरता और शांति है। ऐसा लगता है मानो उसका काम और उसका संगीत एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल गए हो। यहाँ हाईलैंड लैस शब्द का इस्तेमाल यूं ही नहीं हुआ है। ये हमें सीधे कविता के कल्चर और उसकी ज्योग्राफी से जोड़ता है। ये बताता है कि हम किसी शहर की भीड़-भाड़ में नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के बहुत करीब एक सादे देहाती जीवन के बीच में हैं। और कथावाचक का जो पहला रिएक्शन है वो बहुत दिलचस्प है। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश नहीं करता, उसे टोकता नहीं है, बल्कि वो उस पल की पवित्रता को महसूस करता है। उसका कहना यहीं रुको या धीरे से गुजरो, ये दिखाता है कि उस लड़की की मौजूदगी कितनी सम्मानजनक, कितनी पाक बन गई है। चलिए अब कविता की दिल में उतरते हैं, यानी उस लड़की के गीत का रहस्य। आखिर ऐसा क्या था उस धुन में और उसका इतना गहरा असर क्यों हुआ? वर्ड्सवर्थ उस गीत की खूबसूरती बताने के लिए उसे प्रकृति के 2 सबसे बेहतरीन गायकों से तौलते हैं, नाइटिंगेल और कोयल, और कहते हैं कि इस लड़की का गीत उन दोनों से कहीं ज्यादा असरदार और दिल को छूने वाला है। मतलब ये कोई मामूली धुन नहीं थी, ये तो प्रकृति के संगीत से भी ऊपर की कोई चीज थी। और जरा सोचिए इन पक्षियों का चुनाव कितना सटीक है। नाइटिंगेल और कोयल दोनों ही अकेले में गाते हैं, बिल्कुल उस लड़की की तरह। उनके गीत दुर्लभ होते हैं, अनोखे होते हैं, उनमें एक अलग ही जादू होता है। ये तुलना उस गीत के रहस्य और उसके इमोशनल पावर को और भी गहरा बना देती है, जैसे वो धुन सुनने वाले को किसी और ही दुनिया में खींच रही हो। और बस यहीं पर कविता का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। कथावाचक का ये सवाल, क्या कोई मुझे बताएगा नहीं कि वो क्या गाती है, ये साफ कर देता है कि उसे उस गीत की भाषा समझ ही नहीं आ रही है। वो सिर्फ धुन और उसमें छुपी भावना को महसूस कर पा रहा है, शब्दों को नहीं। भाषा की ये जो दीवार है, इसके बावजूद कथावाचक उस भावना से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो अंदाजा लगाता है शायद ये गीत किसी पुरानी दुख भरी कहानी के बारे में है, या शायद किसी जंग के बारे में, या हो सकता है ये आज के किसी आम दुख, दर्द या नुकसान के बारे में हो। ये दिखाता है कि सच्ची भावनाएं भाषा की मोहताज नहीं होती। और यही इस कविता का सार है। गीत के शब्द क्या थे ये मायने ही नहीं रखता। कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि कला और संगीत इंसानी भावनाओं को भाषा की सीमाओं से बहुत आगे ले जा सकते हैं। उस गीत की असली ताकत उसके मतलब में नहीं, बल्कि उसकी रूह में थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो अनुभव था ये कथावाचक पर कैसे एक न मिटने वाली छाप छोड़ जाता है। कविता की ये आखिरी 2 पंक्तियां शायद सबसे ज्यादा मशहूर हैं। The music in my heart I bore long after it was heard no more। ये लाइनें बताती हैं कि कला और खूबसूरत यादों का असर कितना गहरा और हमेशा रहने वाला होता है। वो पल तो कब का बीत गया, लेकिन वो संगीत उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। और जानते हैं, ये वर्ड्सवर्थ की कविता की अपनी ही दी हुई परिभाषा है, और ये कविता इस परिभाषा का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। कथावाचक ने उस लड़की का गीत सुना, ये एक बहुत पावरफुल अनुभव था, और बाद में जब उसने शांति से उस अनुभव को याद किया तो ये कविता बनकर बाहर आया।
तो असल में ये कविता इंसान के मन की उस कमाल की क्षमता का जश्न मनाती है जो सुंदरता को अपने अंदर सहेज कर रख सकती है। वो गीत अब सिर्फ एक बाहरी आवाज नहीं रहा, बल्कि एक अंदरूनी खजाना बन चुका है, एक ऐसी याद जो जिंदगी भर सुकून और प्रेरणा दे सकती है। अच्छा, अब तक हमने कविता की इमोशनल जर्नी को तो समझ लिया है, तो आइए अब इसकी बनावट और कुछ अलग तरह के दृष्टिकोणों पर भी एक गहरी नजर डालते हैं। अगर हम तकनीकी तौर पर देखें तो इस कविता में एक खास संगीतमय लय है जिसे आयम्बिक टेट्रामीटर कहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि हर स्टैंजा की जो चौथी लाइन है वो बाकी लाइनों से थोड़ी छोटी है। लय में ये जो छोटा सा बदलाव है वो पढ़ने वाले को ठीक उसी तरह एक पल के लिए रोक देता है जैसे उस लड़की के गीत ने कथावाचक को उस खेत में रोक लिया था। ये एक बहुत ही कमाल की तकनीक है। ये कविता अपने जमाने के रोमांटिक आंदोलन के कई बड़े विचारों को बहुत खूबसूरती से एक साथ ले आती है। प्रकृति की सुंदरता, अकेलेपन का महत्व, यादों की ताकत और कला की यूनिवर्सल अपील, ये सारे बड़े बड़े आइडियाज इस एक छोटी सी कविता में हमें मिल जाते हैं। ये सारी बातें इस कविता को एक क्लासिक बनाती हैं, लेकिन वक्त के साथ इसे देखने के नए नजरिए भी सामने आए हैं। कुछ आलोचक इस कविता पर एक दिलचस्प सवाल उठाते हैं, जैसा कि आर फ्लेमिंग के इस कोटेशन में हमें दिखता है। इस नजरिए के मुताबिक ये कविता उस लड़की के बारे में कम और कवि की अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा है। वो लड़की एक जीते जागते इंसान से एक आवाज में और फिर एक गीत में तब्दील हो जाती है, जिसे कवि अपनी कला के लिए एक तरह से इस्तेमाल कर लेता है। इस तरह वो एक इंसान नहीं बल्कि प्रेरणा की एक वस्तु बनकर रह जाती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। द सॉलिटरी रीपर सिर्फ एक सुंदर नज़ारे और एक यादगार धुन से कहीं ज्यादा है। ये कला क्या है, यादें कैसे बनती हैं और हम चीज़ों का मतलब कैसे निकालते हैं, इन सब पर सवाल उठाती है। शायद इसकी असली ताकत इसके जवाबों में नहीं बल्कि उस रहस्य में है जिसे ये हमेशा के लिए हमारे मन में छोड़ जाती है।